खबर शामिल करेंगे। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल फी लीटर की नई कीमत ₹257.13 हो गई। डीजल ₹7 फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की फी लीटर नई कीमत ₹267.95 मुकर्रर हो गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा हो गया है। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹257.13 फी लीटर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक और खत सामने आ गया। खत में कहा गया, दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत मुख्तलिफ जजेस ने खत लिखा। खत में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। जजेस की जानिब से सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत की कॉपी भिजवा दी गई। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भिजवा दी गई। खत में लिखा गया, दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा केसेस 2 लाख हैं। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाया जाए। सिंध, लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत की कॉपी भिजवा दी गई। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना जरूरी है। पीटीआई वाले फैसला किए बैठे थे, मुज़ाकरात को आगे नहीं लेकर जाना। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हमने बड़ी लचक दिखाई। पीटीआई वाले मुज़ाकरात में गलती से आ गए थे। मुज़ाकरात इन लोगों का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है ही नहीं। इरफान सिद्दीकी ने कहा, वो अब अपनी स्पेशलाइजेशन की जगह चले गए हैं। इनकी स्पेशलाइजेशन का एरिया रास्ते रोकना, हमले करना और धरने देना है। वो हमले करें, रियासत अपने शहरियों के वकार का दिफा करेगी। हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर भी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकी। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, हमें ये भी पता है हुकूमत आगे के लिए क्या मंसूबा बंदी कर रही है। हमारे MNA गौस को उठाया गया, 48 घंटे से लापता हैं। ताकतवर हलकों के ऑन बोर्ड हुए बगैर हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात नहीं कर सकती थी। जमहूरियत के चैंपियन बनने वालों को जमहूरी हक देने में तकलीफ क्यों है? 2.5 साल का हिसाब मांगा जाता है, 30 साल का हिसाब कौन देगा? तहरीक इंसाफ डेडलाइन के बाद भी कहे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, हिज़्ब इक़्तिदार हिज़्ब इख्तिलाफ को डायलॉग में रहना चाहिए, डेडलॉक नहीं होना चाहिए। अब PTI को 26 नवंबर भी समझ नहीं आई तो 8 फरवरी को आकर देख ले। PTI ने जिस तरह निज़ाम हुकूमत चलाया, हम भी वैसे ही चला रहे हैं। पार्लियामेंट में सहूलियात इंजॉय करें और कहें इनकलाब लाना है, ऐसे इनकलाब आता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि वज़ीर आज़म पर्ची आने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल इनके पास इख्तियारात नहीं। कहा, हम पीका एक्ट को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत आज़ादी राय पर कदगन लगा रही है। एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम के वोट से इक़्तिदार में आई है और इसका अमरीका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं। उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया। मजीद कहा कि 8 फरवरी को सवाबी में एक भरपूर जलसा होगा। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी से बात करने की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। इंसानों के ख़िलाफ़ ये केसेस लगाएंगे और वो लगा रहे हैं और इसको मैं कंडेम करता हूँ और ये नहीं होना चाहिए। हम लोग अपनी मुज़ामत आगे तक लेके जाएंगे। 8 फरवरी की तैयारी करें। इंशाअल्लाह ताला स्वाबी में एक भरपूर जलसा होगा। शू करना है क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा और उसकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने 8 फरवरी को जो मुल्क के साथ फ्रॉड किया, वो तारीख इनको कभी माफ़ नहीं करेगी और उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये 12 साला पाकिस्तानी बच्चा फुरकान किस तरह एजेंट के हाथों कई रोज समंदर में जिंदगी मौत की कशमकश में रहने के बाद यूनान पहुंचा। फुरकान समंदर में कई रोज भूख प्यास सहने के बाद यूनान पहुंचा। फुरकान कश्ती तबाह होने के बाद मौजज़ाना तौर पर साहिल समंदर पहुंचा। सब बच्चों को कहता हूं, कभी भी गैर कानूनी तरीके से सफर ना करें। फुरकान ने इंटरव्यू के दौरान मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं नन्हे फुरकान की ज़बानी। सूरत ही रात खराब बन 2 दिन उन्हें गेम कढ़ी है, दोवें दिन कश्ती पाट गई है। अही कश्ती च 60 बंदे हाँ, 60-65 अही 60 को घंटे रहे हाँ। जजीरे दे वाकया पेश आया ही, रिसीविंग वाला जहाज आया ही, वो ड्राइवर हन ठीक ना हन है। उन्हें वल बुला के कश्ती 3-4 घंटे ला के जजीरे ना लाई है। जजीरे ना कश्ती पत्थर ते थले वजी है तो कश्ती उत्थे ही पाट गई। और ठल वजी है, कश्ती पिछा तुर गई है। हाँ, उसे टाइम छाला मारनिया शुरू कर दी।
ਉਹ ਠੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। सीनियर मुशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद रियाज के एजाज़ में ब्रेडफोर्ड में शानदार इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम। पीपल्स पार्टी बरतानिया के मरकजी रहनुमाओं, कारकुनान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काजी कामरान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से बरतानिया के दौरे पर आए चौधरी मोहम्मद रियाज के एजाज में पीपल्स पार्टी बरतानिया के नायब सदर राजा एडी खान और पीपल्स पार्टी ब्रेडफोर्ड के सदर आसिफ नसीम राठौर की जानिब से शानदार इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया। चौधरी रियाज ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन है, जो जल्द ही मुआशी मुश्किलात से बाहर निकल आएगा। आज मैं उस पार्टी का छोटा सा अपना कारकुन हूँ, तो इंशाअल्लाह मैं इसी तरह पार्टी की खिदमत करता रहूँगा। शहीदों की पार्टी कभी ये सोच नहीं सकती किसी दूसरी पार्टी के ऊपर ज्यादती हो। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी, रजा एडी खान, जाहिद मुगल और दीगर रहनुमाओं का कहना था बरतानिया में पार्टी को मुत्तहिद करने का क्रेडिट चौधरी रियाज को जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया का मकसद आपस में यकजा होकर पाकिस्तान की मईशत और दिफा को मजबूत बनाना है। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा बिलाल दुरानी ने चौधरी मोहम्मद रियाज को सिंधी अजरक का तोहफा पेश किया। ऑक्सफोर्ड यूनियन में तारीखी कामयाबी, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की शानदार जीत। 145 के मुकाबले में 180 वोटों से लिबरल जमहूरियत की नाकामी पर मुदल्लिल मौकिफ तस्लीम करवा लिया। इस मौके पर एहसन इकबाल ने मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन की मिसाल देते हुए कहा, दोनों खित्ते इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन वही आलमी ताकतें जो खुद को इंसानी हकूक का चैंपियन कहती हैं, यहाँ की मजलूम आवाम पर होने वाले मजालिम पर खामोश तमाशाई बनी बैठी हैं। कहा, लिबरल जमहूरियत वाकई इंसाफ, आज़ादी और खुद मुख्तारी का निज़ाम होता तो आज कश्मीर और फलस्तीन के अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिया जाता। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो आलमी निज़ाम बनाया गया वो दर हकीकत आलमी जनूब को बाख्तियार बनाने के लिए नहीं बल्कि मगरबी ताकतों के कंट्रोल में रखने के लिए था। वजीर मनसूबाबंदी ने आलमी मालियाती निज़ाम पर शदीद तनकीद की। माहौलियाती नाइंसाफी पर बात करते हुए कहा, दुनिया में 80% कार्बन के अखराज के जिम्मेदार तरक्याती याफ्ता ममालिक हैं, जिसके असरात गरीब ममालिक भुगत रहे हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। शहर शहर एहतजाजी रैलियां पीका एक्ट के खिलाफ और आज़ादी सहाफ़त के हक में नारेबाजी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए। सहाफ़ियों ने हुकूमत से पीका एक्ट को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर मुल्क भर में यौम स्याह मनाया गया। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए। सहाफियों की जानिब से एहतजाजी रैलियां निकाली गई। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर स्याह परचम लहराया गया, जबकि सहाफियों ने पीका एक्ट के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। सदर पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट समेत दीगर कायदीन ने शिरकत की। सहाफी कहते हैं पीका एक्ट के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी, आजादी सहाफत पर आंच नहीं आने दी जाएगी। पीका काले कानून के खिलाफ PFUJ के यौम स्याह की कॉल पर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जेर तमाम कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराया गया। सहाफियों के पीका एक्ट नामंजूर के नारे। पीका एक्ट के खिलाफ लाहौर में सहाफती तंजीमों का एहतजाज। कायदीन और कारकुन पीका एक्ट के खिलाफ फट पड़े। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी कहते हैं पीका एक्ट के काले कानून के खिलाफ हर प्लेटफॉर्म पर एहतजाज करेंगे। इस एक्ट की मौजूदगी में सहाफी अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। रहीम यार खान में भी सहाफी पीका एक्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराया गया। भावलपुर में भी सहाफियों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। पीका एक्ट के खिलाफ और आजादी सहाफत के हक में नारेबाजी की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा, पीका एक्ट पर बातचीत के लिए तैयार है, मुशावरत में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। पीका एक्ट का बुनियादी मकसद सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाए जाने वाले नुकसानात का तदारुक करना है। पीका एक्ट सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और खतरात के तदारुक के लिए लाया गया। ये कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो सोशल मीडिया की जो अब्यूज़ है, सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है और सोशल मीडिया के जो खतरात हैं उसके तदारक के लिए ये एक पीका लॉ जो है ये लाया गया। अभी बहुत गुंजाइश है बातचीत की भी, बहुत गुंजाइश है मुशावरत की भी, और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ वो गुंजाइश मौजूद है बल्कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और सोशल मीडिया की अब्यूज़ को रोकने के लिए एक अच्छा काम किया गया है, तो मेरा ख्याल है तमाम जर्नलिस्ट बॉडीज़ को इसको सपोर्ट करना चाहिए।
सियासी कारकुन हूँ, मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। इस हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके। इस हुकूमत को जो लाए वही चला रहे हैं। केपी में जो हालात हैं, पंजाब में इसका एहसास नहीं हो रहा। रियासत की सतह पर बलोचिस्तान की सूरत हाल को संजीदा लेना पड़ेगा। पीका एक्ट के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान बोले, पीका एक्ट पर सहाफ़ियों की तजावीज़ ली जाएं। दोनों को कोई मामला तय करने का इख्तियार नहीं है। जो लोग इख्तियार रखते हैं, अगर वो रब्ता करेंगे तो फिर सोच सकता हूँ। तो अपनी पार्टी के अंदर ही इसका एहतसाब कर लेना चाहिए। रास्ते गैर महफूज हैं, मुसाफिर गैर महफूज हैं और भत्ते लोगों से लिए जाते हैं, लोगों को लूटा जाता है। इंसानी स्मगलिंग जो है एक इंतहाई घिनौना धंधा है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सबसे बढ़कर अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो इंसानी स्मगलिंग होती है, शायद उसकी बराबरी कोई दूसरा मुल्क कर सकता हो। आगे बढ़कर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस समीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि रोज सुनने में आता है कि इतने जवान शहीद हो गए, हमला आवर सिविलियंस होते हैं। 2D12 के कालादम होने पर मुल्जिमान का ट्रायल कैसे होगा? इस वक्त मुल्क के 2.5 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। कहा, मुल्क में मुक्ति बहाने की तहरीक नहीं, हमला आवर सिविलियंस ही हैं। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, FB अली फैसला की कई अदालतों में तौसीक की गई 21वीं तरमीम का फैसला 17 जजेस का है। जस्टिस समीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आइन से बनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आपके मुताबिक सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में होना चाहिए। बानी पीटीआई की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी एक्ट तरमीम 2023 के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 7 फरवरी को समाअत करेगा। बानी ने इस्तेदा की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम 2023 को खिलाफ आइन करार दिया जाए। आपको बताएं कि जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 7 फरवरी को केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात, बेटों से फोन पर बात और दीगर जेल सहूलियात फराहमी का केस। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि सुपरिटेंडेंट जेल के मुताबिक बानी पीटीआई का मुस्तकबिल बुनियादों पर मेडिकल चेकअप होता है। अगर किसी किस्म की शिकायत हो तो मुनासिब इंतजाम करके प्राइवेट तौर पर भी चेकअप करवाया जा सकता है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में बैरून मुल्क फोन कॉल की सहूलत मौजूद नहीं है। बैरून मुल्क फोन कॉल की सहूलत तब दी जाती है जब अदालती ऑर्डर मौजूद हो। बानी पीटीआई की जानिब से वकील फैसल चौधरी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। 9 मई को बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद 10 मई को फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने पर 10 पीटीआई कारकुनों की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से सुनाई गई सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। हुकूमत की जानिब से अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। इजाफे के बाद अरकान असम्बली को 5,19,000 रुपए मिलेंगे। जराये के मुताबिक अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाह 9 साल बाद बढ़ी है। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला फाइनेंस कमेटी ने किया था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादे की तनख्वाह नहीं बढ़ी। उसके अलावा डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह में भी इजाफा नहीं किया गया। जराये कौमी असम्बली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह फाइनेंस कमेटी नहीं बढ़ा सकती। कुरम में अमन मुआहदे के लिए जिरगा, फरीकैन का मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटियां बनाने का फैसला। कुरम अमायदीन की मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी। पुलिस के मुताबिक जिला कुरम के इलाके बुशहरा में होने वाले फायरिंग के वाक़े में मजमूई तौर पर 9 अफराद जख्मी हुए। असिस्टेंट कमिश्नर को पाराचनार अस्पताल में तिब्बी इमदाद देने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। कुरम में अम मुआहदे के लिए जिरगा, फरीकैन का मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटियां बनाने का फैसला। कुरम उमायदीन के मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी। अपर कुरम के इलाके बुशहरा में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मन्नान जख्मी। असिस्टेंट कमिश्नर फायरबंदी के लिए पुलिस के हमरा बुशहरा गए थे। असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाराचनार मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला अली गंडापुर की सरबराही में काबीना ने सरकारी हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील करने की मंजूरी दी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं
ہیلی کاپٹر کی موڈیفیکیشن کر کے ایئر ایمبولینس میں تبدیل کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ خیبر پختونخوا ایویشن کو ایئر ایمبولینس کے لیے فنڈ فراہم کرے گی۔ کہا وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر پہلے ہی سے کورم میں ادویات کی سپلائی اور پھنسنے والے افراد کو نکالنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ان لینڈ ریونیو سروس افسرز ایسوسی ایشن نے سینیٹر فیصل وافڈہ کے الزامات کی تردید کر دی۔ سینیٹر فیصل وافڈہ نے ایف بی آر افسران کی جانب سے قتل کی دھمکیوں کا الزام لگایا تھا۔ ایسوسی ایشن کے بیان کے مطابق افسران نے کوئی دھمکیاں نہیں دیں، افسران کو بدنام کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ فیصل وافڈہ الزامات کے ثبوت پیش کریں، بے بنیاد بیانات افسران کے حوصلے پست کر رہے ہیں۔ ان لینڈ ریونیو سروس افسرز ایسوسی ایشن کا دعویٰ ہے کہ سرکاری گاڑیوں کی خریداری قواعد کے مطابق ہوئی۔ اعلامیے میں کہا گیا ٹیکس وصولی کے عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ان لینڈ ریونیو سروس افسران ایمانداری اور پیشہ ورانہ اصولوں پر کاربند ہیں، افسران کی عزت و وقار کا ہر حال میں دفاع کریں گے۔ امریکی خاتون اونیجا کا امریکہ میں بیٹا منظر عام پر آ گیا۔ بیٹے نے والدہ اونیجا اینڈریو ریبنسن کو ذہنی مریضہ قرار دے دیا، جبکہ امریکی خاتون کا کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آ گیا ہے۔ بیٹے کا کہنا ہے والدہ پاکستان میں ہیں، میری والدہ ایک شخص اور اس کے اہل خانہ سے ملنے پاکستان گئی تھیں۔ والدہ نے 2 ہفتے کے بعد واپس آنا تھا لیکن وہ نہیں آئیں۔ میں نے والدہ کو واپس آنے کے لیے منانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میرے بھائی اور میں نے ان کی واپسی کا ٹکٹ بھی کروایا تھا۔ کراچی آنے والی اونیجا اینڈریو رابنسن کا کرمنل ریکارڈ غیر ملکی ویب سائٹ پر سامنے آیا ہے۔ ویب سائٹ پر موجود تفصیلات کے مطابق 2021 میں اونیجا کو ساؤتھ کیرولینا کی چارلسٹن کاؤنٹی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر وارننگ کے باوجود کسی اور کی پراپرٹی میں زبردستی گھسنے کا الزام تھا۔ انہیں گرفتاری کے بعد $465 کا جرمانہ بھی کیا گیا تھا۔ وزیراعظم سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات۔ وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے چینی سفیر کو چینی سال نو کی مبارکباد دیتے ہوئے چینی قیادت کے ساتھ ساتھ چین کے برادر عوام بشمول پاکستان میں مقیم تمام چینی شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ یہ نیا سال پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گا اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا۔ چینی سفیر نے چینی حکومت اور اس کے عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرنے پر وزیراعظم اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ یورپی یونین کے وفد کا پاکستان کا دورہ۔ یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی نے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی۔ عدلیہ کی سالمیت اور آزادی پر بات چیت کی گئی۔ یورپی یونین کے وفد کی ملاقاتوں کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا انسانی حقوق اور ٹھوس اصلاحات ضروری ہیں۔ یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی نے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی۔ جوڈیشل بیک لاگ کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی سالمیت اور آزادی پر بات چیت کی۔ نمائندہ خصوصی نے انسانی حقوق کمیشن کی آزادی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نمائندہ خصوصی نے تمام متعلقہ بین الاقوامی کنونشنز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر بات چیت کی۔ نمائندہ خصوصی کی وزیر اعلیٰ پنجاب اور اقلیتی امور کے وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا سے بھی ملاقات کی۔ پنجاب نئے دور میں داخل، ماحولیاتی آلودگی، شور کا خاتمہ اور کرایوں میں کمی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پاکستان کی پہلی مکمل ای وی بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے ایک الیکٹرک بس میں سواری کی اور تفصیلی معائنہ بھی کیا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے ای وی بس کے بارے میں تفصیلی بریفنگ میں بتایا کہ الیکٹرک بس میں جی پی ایس لوکیشن ریکارڈر، وائی فائی، یو پی ایس پورٹ اور دیگر سہولیات موجود ہیں۔ ریلوے اسٹیشن تا گرین ٹاؤن روٹ ای وی بس سروس کا باقاعدہ آغاز فروری کے وسط میں ہوگا۔ الیکٹرک بس کے لیے مخصوص ایپ بھی متعارف کرائی جائے گی جس سے بس کی ٹریکنگ ممکن ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ای ٹیکسی پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے نجی اشتراک سے الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے اور بس اسٹینڈ پر سیف سٹی کیمرے نصب کرنے کا حکم بھی دیا۔ پنجاب نے ہی سندھ میں پہلے الیکٹرک بسیں چلیں۔ شرجیل میمن نے مریم نواز کے دعوے کی تصحیح کر دی۔ سندھ کے سینئر وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر مریم نواز کی ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے کہا پنجاب نہیں سندھ وہ پہلا صوبہ ہے جہاں الیکٹرک بسوں کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب دوسرا صوبہ ہے جو ای وی بسیں لا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جنوری 2023 میں ہی الیکٹرک بسیں شروع کر چکی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے شرجیل میمن کو
जवाब देते हुए कहा कि समझ नहीं आ रही आजकल आप लोग इतने गैर महफूज क्यों हो रहे हैं। पहले ताजिरों की मजाक में की गई गुफ्तगू पे उनको बुलाकर झाड़ पे लाना और अब ये। वैसे ऑरेंज लाइन, 3 मेट्रो, स्पीडो बसों, इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद इलेक्ट्रिक बसें अगला कदम है। वैसे सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की असल सूरत हाल और कहानी फिर सही। मरी में तवील खुश्क साली के बाद हल्की फुल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। बर्फबारी के बाद मौसम निहायत सर्द हो गया। मुल्क भर से आने वाले सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि बर्फबारी का सिलसिला अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। मरी में तवील खुश्क साली के बाद हल्की फुल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि बर्फबारी के बाद मौसम निहायत सर्द हो गया है। मुल्क भर से आने वाले सयाह बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।